दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के हास्य कवि, स्कॉलर और फिलोसोफर डॉक्टर अशोक चक्रधर जी से, जो कि यहाँ अपने बेटे के पास सिडनी में आए हुए हैं। उनकी कविताओं में हास्य है, व्यंग्य है, सामाजिक व्यथा कथा है और अपनी छोटी सी बातों के माध्यम से वो बहुत बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। तो उन्होंने भारत में अनेकों विधाओं में लिखा है। हास्य हो, व्यंग्य हो, कविताएं हो, लेख हो और बहुत सारी फिल्मों में और टेलीफिल्मों में उन्होंने लेखन किया है और काम किया है। जैसे छोटी सी आशा सोनी टीवी पर उन्होंने वाह वाह होस्ट किया और उन्होंने एक्टिंग भी की। तो आइए चलें बात करें डॉक्टर अशोक चक्रधर जी से। अशोक जी, आपका सिडनी में स्वागत है। आप शब्दों के जादूगर हैं। सिडनी के बारे में आपका क्या विचार है? सिडनी में जादू है, मेरे अंदर उतना नहीं है जितना सिडनी में है। साफ सुथरी हवा, इतनी स्वच्छ धूप, इतनी हरियाली, इतने अच्छे लोग रहने वाले। तो मेरे लिए तो सिडनी ऐसे है जैसे मेरा दिल, दिमाग, लिवर और किडनी जी। तो मेरा बेटा यहाँ रहता है जी। बहू यहाँ रहती है जी। यहाँ आना बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियां देखने का मौका लगता है। अभी विविध में जिस तरह के दृश्य देखे जी। नैनाभिराम पूरा ओपेरा हाउस जैसे कि स्क्रीन बन गया और उस पर दंत कथाओं की चित्रावली थी जी। मनोहर चित्रावली थी, इसको खूब देर तक देखते रहे। इसी तरह से जो यहाँ का म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है जी, के पास में ही, उस पर से जैसे रंग बिखर रहे हो, होली खेली जा रही हो, 3D इफेक्ट के साथ प्रोजेक्शन था। जी। जी। ऐसा प्रोजेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। तो टेक्निकली देखा जाए कि तकनीक को कला के साथ मिलाकर आगे विकसित करने का जो अदम्य हौसला यहाँ देखा, वो बड़ा अच्छा लगा। जी। इसी तरह से एक जो ओल्ड कैरेज है रेलवे स्टेशन पुराना, उसको भी एग्जीबिशन ग्राउंड बना दिया है। वहाँ हमने फार्मर्स की दुकानें देखी, सब जो किसान अपने अपने यहाँ उगाते हैं उनको खिलाते हैं जी। और सस्ते दाम पर आपको अच्छी चीजें मिलती हैं। जी। भीड़ जैसी कि मुझे लगा कि हम चांदनी चौक में चल रहे हैं। वो हम लोगों का टूट सकता है कि यहाँ लोग कम हैं, लोग हैं और इकट्ठा होते हैं जी, मनुष्य के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहते हैं। जी बिल्कुल। और आपने वेस्ट के बारे में यानी सिडनी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और अक्सर आप कहते हैं कि वेस्ट का बेस्ट लो, ना कि वेस्ट। तो इससे आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, ये बात मैं कहता था भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के शुरू होने से पहले जी। क्योंकि उस जमाने में लगभग 30 साल पहले से ये मैं कहा करता था। तो लगता था कि जैसे हमारी संस्कृति, हर आदमी, हर देश, हर जाति अपने जातीय गौरव की रक्षा करना चाहता है और जैसे हम जीते रहे हैं उसी से हम प्रेम करते हैं। जी। पश्चिमी सभ्यता को अचानक बचा पाना रहा था। जी। तो पश्चिम में क्या, वेस्ट में क्या? वेस्ट है ये तो हमें मैक्समूलर से और ग्रियर्सन के जमाने से मिलता आया। संस्कृत साहित्य की गरिमामयी उपस्थिति को मैक्समूलर ने बताया, जर्मनी ने बताया। जी। इसी तरह से हिंदी साहित्य के जो पहले इतिहास लिखे गए वो भी गार्थासी और जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखे गए। जॉर्ज गिलक्रिस्ट ने आपकी जो देवनागरी लिपि है उसको, उसकी स्वीकार्यता पर शोध कार्य किया। तो इन लोगों ने जो बेस्ट में दिया उससे हमें एक जागृति मिली। पश्चिम के ज्ञानालोक में ही हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से बहुत सारी नई चीजें जानी हिंदी भाषी समाज में और हिंदी को भी मजबूत किया। तो पश्चिम ने हमें देना आरंभ किया, भले ही शोषण हुआ उनके माध्यम से। ब्रिटिशर्स ने औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करके
हमारे देश में दलन किया, दोहन किया, शोषण किया, लेकिन रेलगाड़ी दी, इंडस्ट्री दी, तो उससे विकास भी हुआ। तो उनके पास क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये संघर्ष तो भारतेंदु के जमाने से चलता है। भारतेंदु ने कहा था कि अंग्रेज राज सुखराज सजे सब भारी, धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतनी धन हमारा विदेश चला जाता है, ये सबसे खराब बात है। जी तो जी हमें क्या वेस्ट लगता है, क्या कचरा लगता है, वही कि हमारा जो अच्छा है वो ले जाते हैं जी जी और हम उनके अच्छे को लेने से मना करते हैं। तो मेरी जो उक्ति थी ये एक प्रकार से प्रगतिशील थी उस जमाने में, जबकि हम वेस्ट का कुछ भी नहीं लाना चाहते। जी 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 धीरे धीरे जब वेस्ट का लिया जाने लगा तो मैंने इतना कहा, भैया फिल्टर कर लो थोड़ा सा, वेस्ट में जो बेस्ट है उसे रख लो, वेस्ट है कचरा बिल्कुल जी, कचरा रखोगे तो कचरा विकास होगा। जी जी जी। तो तब भूमंडलीकरण की जब हवा चली और धीरे 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 पश्चिम का कचरा भी आने लगा और उस कचरे को ही हमारी नई पीढ़ी ने वेस्ट समझा, तो हम कौन होते हैं उसको वेस्ट कहने वाले जी। हमें उस कचरे में दिखने वाली सुगंध को प्राप्त कर लेने वाली नाक चाहिए जी। और वो नाक अगर आप सिर्फ अपनी सांस्कृतिक नाक ऊंची रखने के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो वो तो कट जाएगी जी जी। आप मुझे कीमती सुपर्ण काट ले जाएगी जी। तो आप नाक न कटवाइए, अपनी नाक को मजबूत बनाइए और देखिए कि उनके अंदर क्या परिवर्तन की चीजें हैं जिनको स्वीकार किया जा सकता है जी। बिल्कुल। और ये संघर्ष चलता ही है, संस्कृतियों के बीच का संघर्ष होता है, व्यवहार का संघर्ष होता है। यहाँ लोगों के लिए साफ गोई महत्व रखती है, यहाँ लाग लपेट नहीं है जी। यहाँ आप कहेंगे साहब हमें घर में बुलाया या हमें होटल में ले गए और फिर सब लोगों ने अपने अपने पैसे कंट्रीब्यूट किए, तो भारत में ये होने लगा। भारत में युवा लोग जाते हैं, मस्ती करते हैं और सब शेयर करते हैं पैसा। पहले होता था कि एक ही आदमी खर्च करेगा क्योंकि वो मेहमान नवाजी एक हमारे यहाँ सांस्कृतिक जीवन मूल्य है, उस जीवन मूल्य के रहते किसी और को क्यों खर्च करने दें। या सपाट कोई या चीज ये भी कि सांस्कृतिक अंतर जब होते हैं, तो जैसे मैं अगर यहाँ सिडनी आऊंगा तो ऑस्ट्रेलिया की जो संस्कृति है उसका अच्छा मुझे यहाँ आके दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखाई देगा जी। और भारत में मैं जिस चीज को कचरा समझूंगा वो हो सकता है यहाँ की अच्छी चीज हो। यहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, खुद हथौड़ा चलाते हैं, पेंट करते हैं, तो वो कारपेंटर बन जाते हैं। तो मुझे जो एक चीज बचपन से अच्छी लगती थी, कारीगरी। अपने स्कूल में जब पुस्तक कला, काष्ठ कला, चर्म कला की कक्षाएं होती थी तो मैं बहुत बच्चे होकर चीजें बनाया करता था और वो कारीगरी फिर मैंने देखा धीरे धीरे गायब हो गई और फिर से अब नर्सरी स्कूल में यहाँ आना शुरू हो गई है कि भाई काटो, लगाओ, चिपकाओ, पीटो, लेकिन एक लेवल के बाद इसको रोक दिया जाता है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि आरी पकड़ा के माँ चिल्लाती नहीं है वो कहती है साग के करो, उसमें पिता मदद करते हैं बच्चों। जी जी जी। लॉन्ग नाम के गाँव में का गाँव है वो, और वहाँ एक हमने 2-2.25 साल का बच्चा देखा, ऐसा ऊर्जा से भरा हुआ बहुत बड़ा रेंज है उनका, बहुत बड़ा घास का मैदान है और वो लुढ़कता फुढ़कता अपना कौशल दिखाते हुए उसके लिए जंपिंग का एक बोर्ड भी बना रखा था, तो कूदता है, उसके नीचे आता है, कुत्ते के साथ खेलता है, लग जाता है, उसको वहाँ सांप भी है लेकिन माँ ने बता दिया है कि जब सांप आए तो ऐसा करना, तो वैसा करता जी। ये हमारी दीक्षा पर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने आप को स्थान और समय और परिस्थितियों के अनुकूल बनाए। तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ जब लोग अपना काम खुद करते हैं और दूसरे लड़के लड़कियों में कोई विभेद नहीं है जी। आप तो ऐसा नजारा भारत में नहीं देख सकते कि अपनी गोदी में या कहूँ कि वो जो बच्चों को पेट के आगे लगाने वाला उनका होल्डर होता है या जी जैसे कहते हो, उसको उसमें बिठा के बच्चे को छाती से चिपका के चले आ रहे हैं जी घरों के साथ। बिल्कुल। बच्चे को पालना खिलाना सिर्फ महिला का काम है, ये 10 कथाओं की बात होगी जी। भारत में भी ऐसे नजारे देखने लगे, यहाँ तो ज्यादा है, भारत में अभी भी कम है, धीरे धीरे बढ़ेंगे जी। तो हम अपनी आस्थाओं को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को उस स्थान के अनुकूल बनाते हैं
उद्देश्य स्थान पर हम जाते हैं, छुट्टी बनाते हैं, हम जहाँ महीने 1.5 महीने में दीक्षित होकर लौटते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हमारी अवधारणाएं लगी उनको परिवर्तित करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जी बताइए। हम गए थे कॉक्सहार जी। कॉक्सहार पर बड़ी साफ सुथरी जगह है और वहाँ मिले हम गैरी से, सूडन से। मेरी यहाँ की पार्लियामेंट सेक्रेटरी स्पीकर रह चुके हैं, 84 वर्ष के हैं और तान्या के दादाजी हैं, मस्त मौला इंसान जी। उनको नाश्ते पे ज्वाइन करने के लिए बुलाया, थोड़ा पहले पहुंच गए। तो उनके साथ जो बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने लिए पूरे फ्यूनरल का इंतजाम किया हुआ है, गाँव में पूरा एक तरह का किया हुआ है और वहाँ तो दफनाया जाए। तान्या तो उन्होंने कहा वहाँ सैक्सोफोन बजाना, वहाँ चिड़ियाँ बहुत हैं, तो भविष्य की चिंता तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है जी ना। हम जैसे कहते हैं कि अच्छा कर्मकांड नहीं हुआ तो स्वर्ग में नहीं पहुंचे, वो अपनी कब्रिस्तान को ऐसा बनाना चाहते हैं कि भाई वो वहाँ पे चिड़ियाएं चहकें, वहाँ संगीत हो, अपनी इच्छाओं का लोक हो, तो अपना स्वर्ग अपनी मृतदेह के आसपास ही बनाना चाहते हैं जी। उनकी भी माता जी जब चली गई तो उन्होंने अपने घर में दिखाया कि साहब यहाँ पे एक बियर की बोतल में उनकी एशेज रख के उनका पार्क बनाया गया है, क्योंकि बियर बहुत पसंद थी उनको। तो ऐसी कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है कि साहब आपको पिंडदान करना पड़ेगा। भैया पिंडदान इससे बढ़िया क्या होगा कि बियर की बोतल गाड़ दी और उस पे फूल चढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा दूसरी एक और चीज, एक उदाहरण जो मैं दे रहा था वो रह गया, ये कि उसके 26 किलोमीटर दूर एक स्थान है बुलबुला के बारे में शैलजानी जी ने हमें बताया था कि वहाँ जरूर जाए। सुना तो पहले भी था, बल्कि मैं बहुत पहले आया था तब अशम दोदानी साहब ने जगह के बारे में बताया था मुझे कि एक ऐसा स्थान है जहाँ 19वीं सदी में लगभग 1860 के आसपास एक सिख परिवार आया था। केले की खेती होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, ब्लैकबेरी होती है, तो वो जगह जम गई उनको। नवाब से आए थे, नवाबपुर से आए थे, जलंधर के पास से। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदार, नातेदार और जो सिख बंधु बांधव थे उनको भी बुला लिया। उस शहर की आबादी 5000 के करीब है और उसमें 2500 से ज्यादा सिख हैं। उन सिखों को उन्होंने अपनी भाषा दी, पंजाबी बोलते हैं, सब पंजाबी जानते हैं। तो वहाँ की क्या इस देश की हवा उनको नहीं लगी। इस देश में रहते हुए कैसे वो एक मिनी पंजाब बनाए रख सकते हैं, एक चुनौती है। अपनी संस्कृति को बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात है जो उन लोगों ने की। ऐसे ही गुजराती परिवार, राजस्थानी परिवार बाहर जाते हैं तो अपनी को बना के रखते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो घालमेल होगा, कुछ न कुछ तो मिलावट आएगी। संस्कृतियां जब दूसरी संस्कृति में मिलती हैं तो उनका श्रेष्ठ तत्व मिलता है तो एक नई नव संस्कृति को जन्म देता है। मैंने यहाँ देखा, मैंने भारत के कितने सारे गुरुद्वारे देखे होंगे, जगह जगह घूमा भारत में, मैंने किसी गुरुद्वारे में मूर्तियां नहीं देखी। ज्यादा से ज्यादा गुरु नानक देव का चित्र लगा होगा या गुरु ग्रंथ साहब होते हैं वहाँ पे, जिनकी को ईश्वर मान के अर्चना की जाती है। और लेकिन यहाँ गुरुद्वारे में जब गया बुलबुला की, वहाँ 2 मूर्तियां थी। अब इन मूर्तियों के पीछे भी एक संदेश था। वो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जैसा मैंने महसूस किया, क्योंकि इस चीज की गहराई में जाने की आदत है और सोचता हूँ कि कोई भी सामाजिक कार्य किन परिस्थितियों में, सांस्कृतिक परिस्थितियों में, आर्थिक परिस्थितियों में कैसे घटित होता है, कारण कार्य संबंध होता है संस्कृतियां। तो वहाँ पे एक मूर्ति है माई भागो की और एक मूर्ति है हरि सिंह नलवा की। माई भागो जो थी वो गुरु गोविंद सिंह की परिचारिका थी और उनका साथ उन्होंने दिया जब गुरु गोविंद सिंह जी के सहयोगी ही विरोधी हो गए थे तो वो नांदेड़ चले गए थे। तो नांदेड़ में जाके गुरुद्वारा बनाया था। बहरहाल उनका साथ दिया उन्होंने और लड़ी मर्दानी झांसी की रानी की तरह। झांसी की रानी तो फिर बाद की बात है, तो पुराने जमाने में थी, लेकिन उन्होंने पुरुषों की सेना बनाई और उन्होंने
एक संदेश दिया कि लड़का और लड़की बराबर है। अब ये जो जीवन मूल्य है गुरुद्वारे में लिखा हुआ है, नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है जी कि भाई लड़का और लड़की बराबर है। ये देश लड़का और लड़की को बराबर मानता है। ऐसी उक्तियां भले ही गुरु नानक देव की उक्तियों में मिल जाएगा कि भाई इनका भी आदर करो, इनका भी आदर करो। भी लगाते ही तो कम कर दिया ना आपने। जी 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 बिल्कुल। यहाँ भी का मतलब नहीं है, यहाँ ही और सी दोनों ही जरूरी है। तो ये जो माई भागो का संदेश उनकी मूर्ति के नीचे लगा हुआ है, ये नई पीढ़ी को आज समझ में आता है। दूसरी बात क्या, ये इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका उल्लेख हम बार बार नहीं करते कि अगर वो कटुता बढ़ाती है। अब सिखों का संघर्ष तो मुसलमानों से था। अगर इस बात को बार बार रेखांकित करेंगे तो हम आज जो मुसलमान हमारे साथी सहयोगी हैं उनको बुरा लग सकता है। तो इतिहास की उन चीजों को बार बार निकाल के लाना तो लड़ाई करा देता है। बाबरी मस्जिद वाला जो कांड है हमारे देश में, इसी कारण है कि भाई अतीत में गड़े मुर्दों को उखाड़ के उनमें कोड़े मार क्या कर लोगे। तो इसलिए आज की स्थिति के अनुकूल चल। अब हरि सिंह नलवा की मूर्ति के नीचे जो लिखी हुई इबारत है, अगर उसको पढ़ें तो वहां लिखा है कि साहब हरि सिंह नलवा ऐसे संप्रदाय विरोधी थे, ऐसे सेक्युलर आदमी थे। अभी सेक्युलर शब्द तो समय था ही नहीं ना, धर्मनिरपेक्ष जी। अब गुरुद्वारे में अगर सेक्युलर शब्द लिखा हुआ है तो नई संस्कृति का आगमन है या नहीं। वहाँ लिखा हुआ है कि हरि सिंह नलवा ने न केवल गुरुद्वारे बनवाए बल्कि उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों का जीर्णोद्धार भी किया। उस जमाने तक गिरजाघर नहीं थे, इसलिए था उन्होंने गिरजाघर भी बनवा दिया। तो एक ऐसा सेक्युलर आदमी था वो हरि सिंह नलवा, बहादुर इंसान था, उसने पंथ की रक्षा की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह संस्कृतियां मिलती हैं और स्थान के अनुरूप हम संस्कृति बदल लेते हैं। अब आप विदेशों में जाइए, सारे पंडित जाते हैं वहाँ शादियां कराने, अब वो जैसा जिसान चाहता है शादी करते, उन्हीं के अनुसार बना लेते हैं। तो ये मैंने देखा और इसलिए मैं कहता हूँ कि कचरे में भी किरणीले कण हो सकते हैं। कचरे को भी टटोलो इस बार, क्योंकि कचरे से भी ऊर्जा बन जाती है कई बार। जी बिल्कुल। तो मैं कथन को थोड़ा सा बदल के देखना चाहता हूँ और मैं स्वयं सीखने की प्रक्रिया में हूँ। बिल्कुल, आपने इतनी सारी बातें जो बता दी, ऑस्ट्रेलिया में रहकर उतनी मुझे नहीं पता। जी जी जी। अच्छा, आप हिंदी की बात करें तो आपने पूरी जिंदगी हिंदी के नाम न्यौछावर कर दी। हिंदी शिक्षण किया, साहित्य में भी बहुत विधाओं में लिखा, लेकिन वर्तमान समय में जो भारत में हिंदी की स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है। अब कम पढ़े लिखों की भाषा इसको माना जाता है। जो युवा पीढ़ी है अंग्रेजी में बोलने में तो बड़ा गर्व महसूस करती है, पर हिंदी में बात करके तैयार नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। अगर हम नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे इस दृश्य को तो हमें नकारात्मक दिखाई देगा। अगर हम इसे सकारात्मक देखेंगे तो हमें हर स्थिति पर गर्व होगा, अपने युवाओं पर गर्व होगा जी। अगर उनको अंग्रेजी अच्छी आती है और अंग्रेजी बोल के वो रोजगार पाते हैं, अंग्रेजी बोल के वो उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें आत्मालोचना करनी चाहिए कि उच्च स्तरीय ज्ञान हमने भाषा के माध्यम से दिया नहीं। हमने मेडिकल साइंसेज या विधि, न्याय, रोजगार के अनुकूल जो भी क्षेत्र हैं वहाँ हिंदी नहीं लाया। ज्ञानोत्पादन की पुस्तकें हिंदी में नहीं मिलेंगी। तो चिकित्सक बनने के लिए क्या करेगा? तो चिकित्सक जो होगा, डॉक्टर जो होगा, पूरे दिन 24 घंटे में से 23 घंटे हिंदी बोलेगा, 1 घंटे जब कामकाजी समय होगा तो वो अंग्रेजी बोलेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं और हमने कोई विकल्प दिया नहीं। तो इसको मैं अच्छे रूप में देखता हूँ। अगर अंग्रेजी न होती तो हमारे बालक अमेरिका के पूरे प्रौद्योगिकी तंत्र पर छा नहीं जाते जी। आज उनका वर्चस्व है, उनके बिना कांटा नहीं हिलता। आप जितनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां वहां देखेंगे कि कितने हमारे बालक हैं, तो वो हिंदी के माध्यम से तो नहीं है ना। इस कटु सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस सत्य को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि बाकी जीवन में तो हिंदी है। आज भारत में जितने चैनल हिंदी के हैं, क्या अंग्रेजी का है? क्या भारत में कोई अंग्रेजी का चैनल अकेले अपने दम पे चल सकता है? तब धीरे धीरे हिंदी में आगे इसी तरह अखबार, सर्वाधिक अखबार हिंदी के हैं भारतवर्ष।
जी। और बढ़ रही है उनकी संख्या। हिंदी बोलने वालों की तादाद बढ़ रही है। दक्षिण में हिंदी बोल रहे हैं लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि आप इस झंझट से निकलिए कि मातृभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, वो इतना मान लीजिए कि संपर्क भाषा है। एक बंगाली जब उड़िया भाषी से मिलता है तो न तो उड़िया जानता बंगाली, न उड़िया को बांग्ला आती या तमिल आती, तो हिंदी में बात करते हैं। तो ये बातचीत की भाषा है, ये मनोरंजन की भाषा है, ये हृदय की भाषा है, ये आत्मीयता की भाषा है। हाँ, ये भाषा रोजगार नहीं दे पा रही है उतना जितना कि देना चाहिए। लेकिन ये मिथक भी है कि साहब हिंदी से रोजगार नहीं मिलता। आज देखिए पूरे संचार माध्यमों में, मीडिया में सभी के लोगों की इतनी तलाश है कि अब कहते हैं साहब कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसकी हिंदी भी उतनी अच्छी हो। अब अंग्रेजी में दक्ष बालक आ रहे हैं, लेकिन जो पहले स्थिति थी कि समाज के उच्च वर्गीय लोग ही हिंदी अंग्रेजी सीख पाते थे, अब ऐसा नहीं है। मध्य वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का बालक भी अच्छी अंग्रेजी जानता है। तो ये अंग्रेजी के फैल जाने से जो सफेद कॉलर होने का गर्वानुभूति देने वाला एहसास था वो घट गया है। अब बल्कि जिसकी हिंदी अच्छी होती है उसको सम्मान से देखा जाता है, अभी तो बड़ी अच्छी हिंदी बोलता है, अंग्रेजी भी अच्छी, हिंदी भी अच्छी। तो भाषाएं हमारे विकास के पहिए हैं। भाषाओं के लिए हम जीते मरते नहीं है, भाषाएं हमें जिंदा रखने के लिए एक भोजन की तरह है, हमारी प्राणवायु की तरह है। जी, तो हम युवा पीढ़ी को कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं? और हिंदी प्रेरित करना मेरे अकेले का काम नहीं है रेखा जी, आपका भी काम है। और आप सबको सबसे पहले निवेदन करूंगा कि निराशा का बोझ छोड़ दीजिए और इस तथ्य को बार बार देखिए कि कितने हिंदी चैनल, कितनी हिंदी फिल्म, पहले कभी हिंदी फिल्में जाती थी ऑस्कर लेने, कभी जाती थी हॉलीवुड की तरफ, पहले कभी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां गई हॉलीवुड में काम करने जी नहीं। अभी हिंदी का जो ग्लोबल विस्तार है, 130 से ज्यादा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में हिंदी सिखा रहे हैं। मैं सिडनी में आया था, यहाँ थोड़ा परिदृश्य बदला है। जब मैं पहली बार आया था 98 में, तो सिडनी विश्वविद्यालय में हिंदी का अच्छा खासा विभाग था जी। वहाँ पे पीटर और मैडो थे, संस्कृत भी पढ़ाते थे, हिंदी भी पढ़ाते थे। रिचर्ड बार्ज आज भी हिंदी पढ़ाते हैं कैनबरा में जी। और वहाँ पे सभा जेदी स्वैच्छिक रूप से आती थी, उर्दू हिंदी सिखाती थी। आशिफ गुरबानी केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, लेकिन भाषाओं में उनकी दिलचस्पी रही, सिखाते थे, खुद सीखते थे, सिखाते थे, पाठ्यक्रम बनाते थे। यहाँ शैलजा चंद्रा जी ने इंतहा काम किया इसी समाज के माध्यम से जी। और सिडनी यूनि में बहुत अच्छा था। आप आई तो आपने भी पढ़ाना शुरू किया, माला मेहता ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जी। तो इन सब को देखते हुए अब लोगों का कार्य स्तुत्य है, की प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन हम कहाँ मार खा जाते हैं। तब वहाँ हिंदी विभाग को समाप्त करने की स्थिति दिखाई सिडनी यूनि ने, कहा कि माँ बाप पैसा नहीं है। तो ऐसे लोग आगे नहीं आए जो हिंदी के समर्थन, हिंदी की रक्षा और उसके विकास के लिए थोड़ा योगदान देते। अभी कैनबरा में, अशोक जी इंटरप्ट कर रही हूँ, कैनबरा में भी बंद होने वाला था हिंदी विभाग, तो सब इकट्ठे होके सबने लिखा कि चलना चाहिए, तो अभी सिक्योर है वहाँ 2 साल के लिए। बहुत अच्छी बात। लेकिन भारत में भी मैं देखती हूँ कि बिल्कुल जो अच्छे शिक्षण सामग्री जो है ऑनलाइन, जो आजकल तकनीकी का ज़माना है, वो उपलब्ध नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो इसको कैसे पूरा करें? एक बात अभी भी हमें मान लेनी चाहिए कि अंग्रेजी अभी भी संपन्न लोगों की भाषा है, उनके पास संसाधन है, साधन जी। और हिंदी संपन्न होते हुए भी दरिद्रता को छोड़ नहीं पाई। एक मानसिक दरिद्रता से मुक्त हो जाए, इसमें सारे काम हो गए। हमारा जो सरकारी तंत्र है भारत में, अपार पैसा खर्च होता है, लेकिन कहाँ खर्च होना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए, वहाँ हिंदी के अंतर विरोध सामने आ जाएंगे। हिंदी वाले के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वहाँ शुद्धतावादी आ जाएंगे, भाषा बिल्कुल ऐसी बना के रखो। अरे भैया, भाषा कभी एक जैसी रही है? अगर ऐसी रही होती तो हम सब संस्कृत बोल रहे होते। फिर क्यों बनी इतनी सारी भाषाएं, क्यों फिर बोलियां बनी, अपभ्रंश क्यों आई, प्राकृतें क्यों आई, उनसे क्यों मगही, मैथिली, भोजपुरी और बुंदेलखंडी और तरह तरह की भाषाएं बनी? क्यों उन प्राकृतों से शौर्यानी प्राकृत से ब्रज भाषा बनी, कैकय प्राकृत से डोगरी बनी? तो ये धीरे धीरे भाषाएं बदलती हैं, और भाषाएं जब बदलती हैं तो एक दूसरे का सम्मिश्रण होता है। ब्रज भाषा और अवधी क्षेत्र दूर है। अवधी
जानने वाला ब्रजभाषा को एकदम नहीं समझेगा, ऐसी ब्रजवासी जो है वो अवधि को नहीं समझेगा। लेकिन धीरे धीरे तुलसी और सूर के करीब आने से इन भाषाओं में दोस्ती हुई, मिल गई भाषाएं। तो आज आप जिसको जिस भाषा का मजाक बना के इंग्लिश बोलते हो, ये इंग्लिश समय की जरूरत है, इसलिए क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं, घर में, रसोई घर में और सब्जी वाले के साथ, और जीवन में और मनोरंजन में उन्हें दूसरे शब्द मिलते हैं। तो इनका मिलना कोई बुरी बात मैं नहीं मानता। मैं शुद्धतावादी नहीं हूँ, न मैं शुद्धतावाद के बाद क्रुद्धतावादी हूँ कि मैं क्रुद्ध हो जाऊँ तुमने सही और उपयोगी और सार्थक शब्द का उपयोग नहीं किया। अरे हम इस्तेमाल जब कहते लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी तो हिंदी है, लेकिन उसको तो आप हिंदी उर्दू नहीं कहते कि इसमें उर्दू मिला दी। हिंदी में उर्दू इतना मिल चुकी है, घुल चुकी है कि आप उसे हिंदी कहते हैं। उर्दू में हिंदी इतना मिल चुकी है कि उर्दू वाले उसे उर्दू कहते हैं। तो अपने अपने संतोष के लिए उर्दू कहिए, हिंदी कहिए। और उसमें जब अंग्रेजी मिली है तो अंग्रेजी उर्दू में भी मिली। अंग्रेजी तो पूरे उन उपनिवेशिक देशों की भाषाओं में मिल गई है जहाँ जहाँ हम बच्चे था। लेकिन फ्रांस वाले अब देखिए झगड़ा करने ही नहीं, वो अंग्रेजी नहीं इस्तेमाल करना चाहते। जापान में कोई है अंग्रेजी, चाइना में है कोई अंग्रेजी, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञानोत्पादक साहित्य को अपनी अपनी भाषाओं में रखा। उनका कंप्यूटर ज्ञान जापानी में, उनका कंप्यूटर ज्ञान चाइनीज में। जी हाँ, अंग्रेजी का विस्तार अमेरिका की जो नीतियां हैं उसके अनुसार होगा। वो अंतरराष्ट्रीय संपर्क की भाषा बनी रहे और हम भी अंग्रेजी सीखेंगे ताकि हमारा संपर्क उनसे बना रहे। जी तो सवाल ये नहीं है कि हम अपनी भाषा पर आंसू बहाएं, हम उसकी भाषा के विस्तार के लिए, जैसे अंग्रेजी ने किया ना, अंग्रेजी कैसे विकसित हुई, उसने कितने सारी भाषाओं के शब्दों का अंगीकार कर लिया। हिंदी का मिला हिंदी का, फ्रेंच का मिला फ्रेंच, जर्मन, और उनको अपनी डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल करते गए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो 10 लाखवां शब्द था वो जय हो था। जी क्योंकि जय हो इतना पूजा, ये वो लोग चकित रह गए, जय हो तो अच्छा शब्द सब गा रहे हैं, जय हो। बिल्कुल। और मेरे छात्रों को तो, छोटे बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि जय हो हिंदी का शब्द है। हाँ अब देखिए, अब जब वो ऑक्सफोर्ड में आ गया, जय हो तो अंग्रेजी हो गया। और हम अगर अंग्रेजी के शब्दों की अब रेलवे विभाग जो हमारा भारत का है, उस जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से जो शब्द है वो चले आ रहे हैं, हिंदी ने उनको स्वीकार किया। अब स्टेशन का स्टेशन कर लिया, जी, प्लेटफार्म का प्लेटफार्म कर लिया, प्लेटफार्म कर लिया। तो ये सिग्नल को कोई आज तक शब्द नहीं दिया है। और जो मजाक के शब्द बनाते हैं वो चले थोड़ी है, वो तो मूर्ख लोग हैं जो हिंदी विरोधी हैं, जो इसको सिग्नल की हिंदी करेंगे, प्लेटफॉर्म की हिंदी करेंगे, तो उनसे दया आती है कि वो हिंदी के पक्षधर नहीं है, वो हिंदी के विरोधी है। नकली शब्द बनाने की प्रक्रिया नहीं। तो अब स्टेशन हिंदी का शब्द है, टिकट हिंदी का शब्द है, प्लेटफॉर्म हिंदी का शब्द है, पुली हिंदी का शब्द है, सिग्नल, तो रेल के इर्द गिर्द के जितने शब्द हैं वे सब हमने हिंदी में स्वीकार कर ली। ऐसे ही अगर अंग्रेजी के शब्द हम स्वीकार करते हैं और ऐसी पाठ्य सामग्री बनाए इसमें जो तकनीकी शब्द अंग्रेजी के हैं उनको देवनागरी में लिख लो भैया, तो आपका ज्ञान का साहित्य आ जाए। जी जो विधि में न्याय क्षेत्र में जज साहब अंग्रेजी में देते हैं और न्याय से क्या हुआ, और न्याय की गुहार लगाने वाले को पता ही नहीं लगा, वकील साहब इसके लिए ज्यादा कमाई करते हैं क्योंकि उनके उसको पता ही नहीं है। जी तो यहाँ तो गवाह कुछ कह रहे हैं, मुद्दा कुछ कह रहा है। ये सारी जो प्रक्रिया है ये अंग्रेजी के कारण है। अब न्याय अगर हिंदी में मिलने लगे तो हम भी किताब पढ़ना शुरू कर दें, भैया अगली तारीख हम इतना पढ़ के जाएंगे, वकील को फीस कर देंगे नीचे से। जी तो ये सारी विडम्बनाएं हैं, तो ये समय के साथ दूर होंगी। तो आपको लगता है कि वहाँ पर इंटरनेट, ऑनलाइन रिसोर्सेज हिंदी में विकसित हो रहे हैं जो कि काम आएंगे? देखिए सुनिए, आप विदुषी नारी हैं, मैं कहूँगा कि आप यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं विकसित करें और फिर बताइए कि हम ऐसा कर लें। जी और ये तकनीकी उपलब्धता और श्रेष्ठता में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप सीख सकते हैं। हमने अगर बच्चों को कीबोर्ड नहीं दिया हिंदी का तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो हिंदी लिखेंगे? कोई भी भाषा बचपन से आती है और बचपन के बारे में कहा जाता है कि बचपन में जितनी भाषाएं सीख लो उतनी आगे नहीं सीख सकता। वृद्धावस्था में भाषा नहीं आती, बचपन का, और जितनी भाषा बचपन में सीख लेता है उसमें उसका दिमाग तेज होता है। आज के आंकड़े बताते हैं
बहुभाषी होना बड़ा उपयोगी मामला है। तो अब मुझे कीबोर्ड अगर नहीं दिया प्राइमरी शाला में तो मैं प्रसन्न हूँ जब मैं देखता हूँ कि मेरे मोबाइल में मेरे बच्चों के सामने कीबोर्ड है। मैं तो जहाँ जिस घर में जाता हूँ भारत में उनका मोबाइल पकड़ता हूँ और हिंदी एनेबल कर देता हूँ, बेटा हिंदी में लिखो, कैसे लिखेंगे, कीबोर्ड आ गया लिखो। तो मुझे इंसानों और संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से ज्यादा इस मोबाइल पर भरोसा है जो सबको सिखा के माने। जी बिल्कुल, ये तो बात ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग मोबाइल में हिंदी में लिख सकते हैं और गूगल मोबाइल को समझिए कि टेक्नोलॉजी है, आ गई हमारे पास जी, बात नहीं लगानी। हम अपने लेसन प्लान करेंगे, अब उसमें ऑडियो विजुअल, अब वीडियो बनाना कितना आसान है, व्हाट्सएप पे लिखना कितना आसान है, क्या पहले ऐसा किया जा सकता था जी। तो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के लिए भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जितना एक्सीलेंट टीचिंग रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है हमारी अंग्रेजी के लिए जी, उससे ज्यादा अच्छा हमारे पास होगा, क्योंकि हम ज्यादा बोलने वाले, हमारी ताकत ज्यादा है। तो आप विश्व में ताकत नहीं है जितनी हिंदी के अंदर है। हम इसको अनदेखा करते हैं, कृपया इसे बंद करते हैं कि हम समझें कि ऐसा नहीं। हाँ, कुछ विडंबनाएं हैं, पूरा करते। तो आपको लगता है कि ये जो हमारी सरकारें हैं उनकी नीति जो वो बनाते हैं भाषा नीति, उससे कोई प्रभाव पड़ता है उसका भाषा के विकास में या हिंदी के विकास में? क्यों नहीं पड़ता? अगर आप सदिच्छा से कुछ करना चाहेंगे तो जरूर पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, मुझे दूसरे देश में आके अपने देश के बारे में निंदात्मक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन जो सरकार है या पहले भी थी सब हिंदी का विस्तार चाहते हैं जी। अब तो जब आप हिंदी समारोहों के लिए पैसा दे रहे हैं सरकार से तो कोई ये तो सोच के नहीं दे रहे कि आप सिर्फ उसको रिचुअल बना लोगे, वो तो ये सोच के दे रहे हैं कि आप उसको आगे बढ़ाओ। तो दिक्कत कहाँ आती है कि सरकार ने तो नीतियां बनाई और अभी भी हिंदी सलाहकार समितियों में जाता रहता हूँ, बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती हैं, बड़ी अपेक्षापूर्ण बातें होती हैं, लेकिन करने वाले कौन है? करने वाला तो सरकारी तंत्र है। अब सरकारी तंत्र कौन चलाता है? वो IAS IFS ऑफिसर चलाते हैं। उन ऑफिसरों की शिक्षा किस माध्यम से हुई है? अंग्रेजी माध्यम से हुई है। और वो किस तरह की नोटिंग ड्राफ्टिंग करते हैं? वो अंग्रेजी में करते हैं। तो अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो भगवान जी भी उतर आए तो नहीं कर सकते। सवाल ये है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो तो सारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखा जी हाथों हाथ बन जाएगा जी। और ये परिवर्तन मैंने देखा है नई सरकार के आने के बाद के लोग अब करने लगे जी। भले ही उन्हें कहा भाई नहीं दिखाओ जरा थोड़ा सा दिखाओ हिंदी में करना, तो मुझे बड़ी अंदर हंसी आती है इनकी दुर्गति देख के कि परेशान है कि हिंदी का भी करना पड़ेगा और जब करना पड़ेगा करेंगे तो धीरे धीरे दिल भी लगेगा कि भाई कोई गलत काम नहीं। और एक्सपर्ट्स को ले सकते हैं हमेशा क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत एक पीढ़ी से भरोसा है मुझे जी। कई बार नए IAS IFS मुझे मिलते हैं, नए नए क्षेत्रों में जाते हैं। झारखंड के 4 जिलों में गया मैं, और बिल्कुल समझो 28 साल के कलेक्टर जिलाधीश थे और उन्होंने कहीं न कहीं मुझे सुना है पढ़ा है इस नाते उन्होंने बुलाया और जैसा मैंने कहा वैसा हम करने लगे जी। तो सवाल ये है कि हम परमुखापेक्षी होने के बजाय स्वयं उस क्रांति के अग्रदूत बन जाए जो हिंदी को सामने लाए। वो शिकायत में शरीक न हो जाए देखा चली गई और हिंदी कमजोर लोगों की भाषा है, हिंदी अब गरीबों की भाषा रह जाएगी। अरे नहीं, वो बड़ी संपन्न समृद्ध भाषा है, आप तो उसमें काम करती हैं तो सुनिए मत जी। ये वो अधकचरे लोग हैं जी जिनको मैं चाहूंगा कि ये सब चीजें देखें। अब पिछले दिनों में जी जी भारत का ऑर्गेनिक यूनिटी में देखें, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़कर देखें। हम गड़बड़ कहाँ कर जाते हैं जब हम दिल्ली पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल और इन सारे अंग्रेजी स्कूलों के थोड़े से तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। हमारे सामने विशाल समाज है जिसमें नवोदय स्कूल है, सर्वोदय स्कूल है और वो बच्चे स्कूल के जो सर्वोदय और नवोदय स्कूलों के बच्चे टॉप कर रहे हैं आजकल। तो मेरे क्योंकि वहाँ अंग्रेजी भी अच्छी है उनकी और हिंदी भी अच्छी है। तो जब शिक्षा का स्तर समान होगा, एक जैसा पाठ्यक्रम होगा तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुधरेंगी। रेखा जी अब आप वहाँ देखिए थोड़ा सा हम सामाजिक 2-3 मुद्दों पर बात कर लेते हैं। बहुत चीज़ें बदली हैं, मोदी सरकार आए, लहर उसकी आई है और फिर दिल्ली में AAP है और हम लोग जब जाते हैं वहाँ इतने सारे हम लोग वादे सुनते रहे हैं,
पर एनआरआईज जब वहाँ जाते हैं तो महसूस होता है कि सिर्फ बातें दूर दूर की थी, कुछ सुधार दिखता नहीं है ज़्यादा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से सुधार देखने के लिए आप निकलिए और थोड़ा समय रखिए जहाँ जहाँ सुधार है। मैं तो नकारात्मक चीज बोलता ही नहीं हूँ जी जी समय के साथ सुधार अवश्यंभावी प्रक्रिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता जी सुधार न हो। अब उस सुधार को और ज्यादा उद्धार की ओर ले जाने के लिए मैं कहीं तो उधार मांग के नहीं लाऊंगा, अपनी मेहनत से करूंगा वो सुधार। तो समाज में बहुत सारे मतभेद होते हैं और अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण होते हैं, और उन राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी अच्छा काम रेखांकित करने योग्य नहीं लगता है रेखा जी लोगों को, तो वो उसे निंदा करते हैं। तो एक निंदा रस है जिसको सबसे ज्यादा जिंदा रखना हमारी राजनीति का धर्म बन गया है। अब दिल्ली का कितना विकास किया शीला दीक्षित के माध्यम के दौर में, कितने पुल बने, कितना दिल्ली चमक गई। अब वो उनका किया धराया अगली सरकार आके नष्ट कर देगी, नाम ही नहीं लेगी जी। या अब जो काम कर रहे हैं इनके अच्छे किए गए कार्य को अगली सरकार नाम ही नहीं लेगी। तो ये जो राजनीतिक असहिष्णुता है ये आपको नकारात्मक रूप ज्यादा दिखाती है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अरे ये जो नई सरकार आई कौन सा भ्रष्टाचार तो किया। तो वो सवाल वही है कि राजनेता कुछ नहीं कर सकते हमारे देश में, जो करने वाली है वो नौकरशाही, और नौकरशाही का भ्रष्टाचार कभी कम नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर अपने अंदर से ही भ्रष्टाचार विरोधी तंतु जागृत नहीं होंगे। और ये तब जागृत होंगे जब हमारी शिक्षा, हमारे जो जीवन मूल्य हैं उनको बचपन से दिए जाएंगे जी। तो बचपन से यहाँ देखिए, बचपन से मेहनत करना और सच बोलना और उनको आजादी देना, बच्चे किसी का आदर करें ना करें तो ये थोड़ी है कि पैर छू या छू नहीं पड़े, तो अंदर से गाली दे रहे हो ऊपर पैर छू रहे। तो जो कथनी और करनी के अंतर है वो दूर होंगे तब हमें जी। तो पीछे यहाँ पर बहुत जी, आप बताएं। अगर अब हम बदले हैं, बहुत बदले हैं, समय के साथ बदले हमारा। अब देखिए किसी शहर में चले जाइए, अब मुझे लगता ही नहीं कि विदेश में और हमारे देश में भी अंतर है। इतने मॉल हैं, इतने पीवीआर सिनेमा है, इतनी नई नई फिल्में हैं, इतना विकास है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी शिक्षा है, लोग पढ़ने के लिए चीन जापान से भारतवर्ष आते हैं। तो हमारा समाज बहुत विकसित हुआ है। हमने अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति करी, साइंस में प्रगति करी, कि हम हर दिन प्रगति कर रहे हैं, ऐसा नहीं हमने प्रगति नहीं करी। उस प्रगति को राजनीतिक दृष्टिकोण से रेखांकित नहीं किया जाता है। हर सरकार अपने सोच, अपनी मान्यताओं करती है। अब देखिए स्मृति ईरानी को देखा कितने आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक और इतनी और उसकी कार्यता नहीं मिल रही है तो हटा दिया जी। ये हटाना जनतंत्र की जीत है जी, तो शिक्षकों की जीत है। तो हर सरकार अपने निर्णय बदलती है, अपने हिसाब से आगे चलती है, लेकिन सभी सरकारें विदेश नीति में बहुत बड़ा कमाल दिखाया है जी। किया उनकी सदिच्छा है कि हिंदी विकसित हो, और करते भी हिंदी में भाषण देते हैं, बोलते हैं जी। और उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया तो उससे डंडा बच गया जी। कैसे आप बातें कर सकते हो। तो हमारे यहाँ क्या है ना, हिंदी के जो विरोधी लोग हैं वो विरोध नहीं करते, वो हिंदी के सामने दूसरी प्रांतीय भाषाओं को ले आते जी। के लिए इतना कर रहे, चलो गुजराती के लिए भी होना चाहिए, बंगलादेशी के होना चाहिए, उनके भी होना चाहिए। फिर हिंदी में भी निवेश करने में वही है, भोजपुरी है, ये बुंदेलखंडी है, ये अलग अकेडमी चाहिए, तो हिंदी बेचारी इसलिए लड़ नहीं पाती जी, लड़ते रहते। और हिंदी न केवल लड़ पाती है बल्कि हिंदी के अंदर ही हिंदी वाले जो है वो उसके विरोधी हो जाए जी। कोई कह के देखा जा रहा हरियाणवी भाषा के साथ या भोजपुरी के खिलाफ बोल के देखिए, हिंदी के खिलाफ कोई भी ताकत मान के चला जाए। शिवलाल शुक्ल में तो कहा था ना कि हिंदी एक ऐसी बेबस बुद्धिया है जो राह में आता है लात मार के। अच्छा जी जी। ये और हम महसूस नहीं करते हम ऐसा कर रहे हैं, हम ही ऐसा करते हैं जी। हमारे अंदर ही कोई गर्वानुभूति नहीं, हमारे अंदर ही सुबह से लेकर रात तक हिंदी बोलते हैं, 10 वाक्य अंग्रेजी के क्या सुन लिए, फ्लैट होकर उसके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगते
जी जी। तो हमें अपने अंदर भी सोचना चाहिए। वो गर्व की अनुभूति कोई इंजेक्शन से नहीं आती, वो तो आपके अंदर होती है। और हिंदी, मैं आपको कहूँ, हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं थी संस्कृत के समान महान के साथ सबसे चली आ रही। अरे भाषा की उम्र तो 250 साल, इससे पहले फारसी थी, उर्दू थी, संस्कृत थी, अवधी थी, ब्रजभाषा थी। इनका गौरव गान था, सारा सामंतवाद ब्रजभाषा बोलता था। इधर सौरसेनी प्रदेश था, उधर मागधी बोली जाती थी, अर्धमागधी बोली जाती थी, उधर इधर बौद्ध धर्म था, वहाँ पाली प्राकृत बोली जाती थी। हिंदी तो अब बनी है, और ये समझिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो इसको व्याकरण भी है निश्चित करने की कोशिश करी है। छायावाद के दौरान इसको ऐसी अलंकरण युक्त भाषा बना दिया प्रसाद संत महादेवी निराला ने, कि लगने लगा कि ये कोई बहुत महान भाषा है, और बन गई महान भाषा। क्योंकि जो देशज स्वरूप से निकल के क्लिष्ट और तत्सम स्वरूप उसका आ गया। लेकिन अब गड़बड़ कहाँ हुई? आजादी मिली तो पारिभाषिक शब्दावली आयोग ने ऐसे शब्द बना दिए जो कतई हिंदी वालों को समझ नहीं आएंगे कि ऐसे। जी बिल्कुल, ये बात तो है। अभी हमें बचना चाहिए। हमें जो हमारी सहोदर भाषाओं से, लोक शब्दों से पारिभाषिक शब्द बनाने चाहिए। जी, जैसे पैदल पार पथ सबवे के लिए बना दिया, पैदल पार पथ, भूमिगत पैदल पार पथ, ये भूमिगत और मराठी। इसके लिए महाराष्ट्र में एक शब्द है भुइयारी, मतलब भू के अंदर जाइए और पल्ली पार पहुंच जाइए जी। तब भुइयारी इस्तेमाल कर लीजिए, मराठी क्या जाता है। आप उसको भूमिगत पैदल पार पथ लिखने की क्या जरूरत? तो वह सहिष्णुता आनी चाहिए ना जी। अगर हिंदी और मराठी के सहोदरत्व पर आपको प्रेम भाव है, तो वो प्रेम भाव ऐसा होगा कि मराठी भाषी, मराठी मानुष के पक्ष में बढ़िया लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को पीट के नहीं मारेंगे जी। तो असल चीज है सांस्कृतिक प्रेम और हमारी समझदारी जी, और हमारी उस अवयविक एकता की, जो कि हमारी सामाजिक संस्कृति में नए बदलते जीवन मूल्यों को ऊपर ला रही। अच्छा, अभी पीछे मैं एक बात और पूछना चाह रही थी कि क्योंकि कवि जो है समाज से जुड़ा होता है और समाज को ही रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पीछे पिछले दिनों बहुत चर्चा थी कि भारत को एक ये लिखा गया है यहाँ की वेबसाइट में ऑस्ट्रेलिया की, कि भारत में बहुत क्राइम है, और हम सुनते भी हैं कि लड़कियों के ऊपर बड़ा क्राइम हो रहा है या महिलाओं पर घटनाएं घटित होती रहती हैं और उसकी खबर बहुत छपती है। तो आप क्या कहेंगे, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं या वहाँ के लोग कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं? कोई भी साहित्यकार, कोई भी कलाकर्मी, कोई भी संस्कृति प्रेमी, कोई भी सुसभ्य व्यक्ति ऐसे कांड नहीं करेगा जी। ऐसे कांड क्यों होते हैं? ये अशिक्षा या पैसे की बढ़ोतरी उन जगहों पे जहाँ अचानक भूमि से पैसा आ गया या माफिया से आ गया। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं शिक्षित प्राणी कम है और अपार पैसा आ गया तो नई गाड़ियां आ गई। महिलाओं का अभी भी सम्मान नहीं है उतना, मतलब ऐसा लगता है। ये मैं फिर वही कहूँगा कि मैं नकारात्मक चीजें पसंद नहीं करता हूँ जी। मेरे देश में महिलाओं के लिए जितना सम्मान पहले नहीं था आज, पर जो खबरें यहाँ हम लोग सुनते हैं जी, जो आपने मीडिया में पढ़ा सुना, ये इसलिए होता है, इसलिए होता है कि आप और ज्यादा चटखारे लेके निंदात्मक चीजों को अंडरलाइन पे रहो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आज आप चले जाइए अपने कॉलेजेस में, मान देखिए लड़कियों और लड़कों में कितना प्रेम भाव और कितनी समानता है, ये पहले नहीं थी। आप देखिए जो कार्यालय के स्थान है वहाँ कितनी महिलाएं पढ़ी हैं, वो एक पॉजिटिव चीज है। हाँ, ये भी है कि अगर ये कानून बन गया महिलाओं के पक्ष में कि भाई तुमने अगर शिकायत कर दी तो तत्काल उसको बंद कर दिया जाएगा। इस नाते इन अंतर विरोधी कानूनों के कारण बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जो लड़कियों को नौकरी देने में संकोच करते हैं एमएनसीज में जी जी, है ना। अब ये बलात्कार की घटना को आप सुबह से लेकर रात तक दिखाते जाएंगे और आप नहीं दिखाएंगे कहाँ बाढ़ हुई, कहाँ भुखमरी से मर गए, कहाँ किसानों ने आत्महत्या की। एक
एक लड़की पकड़ ली या एक वो पकड़ लिया, तो आप स्वयं एक ऐसा भयावह दृश्य अपने समाज का बताना चाहते हैं पूरे वैश्विक पटल पर, अपने चंद सिक्कों के लिए, अपनी मीडिया के घराने को चलाने के लिए आप ऐसी खबरें दिखाओगे नकारात्मक ज्यादा ज्यादा और ज्यादा जी, तो ये तो भ्रष्टाचार है, ये तो गलत है। जी तो जी चाहे यहाँ भी आवयविक एकता नहीं है, ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं है, जी, अपने समाज को चित्रित करने माना की घटना हो रही वैश्विक स्तर पे हो रही, फिर भारत ही क्यों लपेटा जाएगा? कहानी जहाँ धन होगा, वैभव होगा, संपन्नता होगी और क्या पुरुषवादी समाज होने के नाते अभी हम निकल नहीं पाए हम चक्राओं से, धीरे अभी शिक्षा का प्रचार और ज्यादा होगा जी, आज से 10 साल पहले 70% आबादी, आज ऐसा नहीं कह सकते जी, क्षमता कितनी, 10 साल में ज्ञान कितना बढ़ गया है, सूचनाएं कितनी बढ़ गई हैं। आज के बच्चे, जब के बच्चे को भारत में देखता हूँ तो हमको मेंटल में तो ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था कि क्या होता है। जी जी, पर जीवन का एक्सपोजर और जीवन का जितना भव्यतम स्वरूप हमारे बच्चों के नई पीढ़ी के सामने है तो वो अद्भुत है। हाँ, ऐसी घटनाएं तो हर समाज में होती है। जब मनुष्य होगा, साथ रहेगा, कहीं धक्के खाएगा, कहीं धक्के मारेगा और आगे निकलने की चेष्टा करेगा, फिर कुछ ऐसी भूखें, उन भूखों को कैसे चैनलाइज किया जाए, कैसे उसके दिमाग को शांत किया जाए, कैसे उस युवा एग्रेशन को और परिणाम क्या होंगे, न सोच पाने की क्षमता विकसित किया जाएगा। भैया ऐसा करेगा तो कैसा होगा? जी जी, तब होगा जब हमारी आस्था न्याय में, कानून में, में, सरकार में बढ़ेगी। तो मेरा एक शेर है कि चक्रधर ये माना है खामियां सही ने, कुछ तो मिलेगा बेहतर पर्दे हटाने से। वाह वाह। तो बस मैं यही और पूछना चाहूंगी कि आप कुछ हमारे रीडर्स के लिए कुछ कहेंगे? लास्ट रीडर्स के लिए, हमारे पाठकों के लिए। देखिए, पाठक सुयोग्य हैं, अपने आप सब जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। पुराना क्वेश्चन है कि राष्ट्रों के लिए संदेश दो। मेरे पास उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपके पाठक अगर पढ़ते हैं उनसे ये सीखता हूँ कि पढ़ना एक बहुत अच्छी चीज है जी। आपके पाठक अगर मेहनत करते हैं तो मैं उनसे सीखना चाहूंगा कि मेहनत बहुत अच्छी चीज है, कि मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, नरेशम सही तेरा रेशा रहेगा, अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, क्या सोचता है हमेशा नहीं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आपसे आगे बात करते रहेंगे।